Hello, welcome once again to this video tutorials on cytology। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट सेल के पार्ट की जिसके कारण पादप जगत सुदृढ़ता से खड़ा है। जंतु जगत में कंकाल तंत्र पाया जाता है, जबकि पादप जगत में कंकाल तंत्र नामक कोई चीज नहीं। तो कहाँ से सुदृढ़ता प्राप्त होती है? यह सुदृढ़ता प्राप्त होती है हमारे पादप कोशिका के ही एक भाग से, और वो है उसकी कोशिका भित्ति का भाग। यह वापस से एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करता है एनिमल सेल से। पादप कोशिका का जो बाह्यतम भाग है, दैट इज योर सेल वॉल। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का तात्पर्य है कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर उपस्थित होता है और प्रत्येक पादप कोशिका को सराउंड किए रहता है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो किसी भी पादप को वृद्धि के लिए एक सपोर्ट प्रदान करता है। इसके कई कार्य हैं, उनमें से एक कार्य है इसका जो मूलभूत कार्य है, दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। उसके अलावा यह पादपों की रक्षात्मक कवच का भी निर्माण करता है, बाह्य एनवायरनमेंट के प्रति भी और बाहर से आने वाले पैथोजेंस के प्रति भी। जब हम प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी बात करते हैं तो हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो जो पादप भित्ति है, इट प्रोवाइड्स अ पोरस मीडियम जिसके माध्यम से जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सर्कुलेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ जो पादप भित्तियां हैं वो स्टोरेज साइट का भी काम करती हैं विभिन्न रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के लिए, जो पादप की और पादप कोशिका की रक्षा करता है और उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पादप भित्ति है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है किसी भी पादप कोशिका का, उसके सर्वाइवल के लिए। और प्रत्येक पादप कोशिका में यह भित्ति एक या अनेक स्तरों में पाई जाती है। पादप भित्ति का एक स्तर होगा, अर्थात सिर्फ प्राथमिक भित्ति होगी, या द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति ये भी उपस्थित होंगी। यह डिपेंड करता है कि उस कोशिका का कार्य क्या है या वो किस प्रकार के पौधों में पाई जा रही है, वे पौधे किन भौगोलिक परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन सब के आधार पर किसी भी पादप कोशिका में जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति होती है और दो कोशिकाओं की भित्तियों के मध्य एक मिडिल लैमेला होती है जो मूलतः कैल्शियम पैक्टेट लेयर होती है। इस कैल्शियम पैक्टेट लेयर के बिल्कुल पास में सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के जस्ट बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और तदुपरांत एज पर द नीड ऑफ द सेल इस प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा के बीच में पहले सेकेंडरी वॉल के विभिन्न संस्तर यानी S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर, और कुछ पौधों में जैसे जिम्नोस्पर्म्स में इवन टर्शरी वॉल लेयर्स, they are gradually deposited in between this plasma lemma and the primary wall.
आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिर्फ इस प्राइमरी वॉल की, यानी वो वॉल जो एक नई बनी हुई पादप कोशिका में सर्वप्रथम it is laid down between the plasma lemma and the middle lamella region. ये जो प्राइमरी वॉल है ये बहुत डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक स्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य है कि जैसे ही कोशिका विभाजन होता है प्राइमरी वॉल लेयर बन जाती है और उसके बाद जैसे जैसे कोशिका दीर्घीकरण होता है, कोशिका में विभेदन होता है उसके कार्य के अनुरूप, तो उसके हिसाब से यह प्राइमरी वॉल लेयर बढ़ती जाती है कोशिका के आकार के साथ साथ। और तब इसके संगठन में शुरू में जब इसमें वृद्धि हो रही है तब इसके संगठक तत्व भिन्न होते हैं, उनका किस प्रकार से वो जमे हुए हैं इस भित्ति में वह भिन्न होता है और एक विभेदित कोशिका में पहुंचते पहुंचते जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसका कंपोजिशन और आर्किटेक्चर में काफी परिवर्तन हो जाता है। यह कोशिका भित्ति प्लाज्मा लेम्मा के जस्ट बाहर, ये जो लाइट वाला पार्ट दिख रहा है, यह पाई जाती है मिडिल लैमेला के अंदर। बीच बीच में इस भित्ति में से छोटे पोरस स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और इनके माध्यम से जो किसी भी कोशिका का साइटोप्लाज्म है वो अपने नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म से उनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। प्राइमरी कोशिका भित्ति मूल रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स, लिग्नेंस आदि की बनती है और इसका बनना जब सेल प्लेट बनती है, यानी कोशिका विभाजन में कार्योकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है उस समय जब सेल प्लेट बनती है, मिडिल लैमेला जो बनती है बाद में, उसके बनते बनते इस प्राइमरी भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यह प्राइमरी भित्ति कोशिका को एपोप्लास्ट मतलब नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली ऑफ वाटर। सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग पार्ट। साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, दैट इज सिम्प्लास्ट, कंटिन्यूअस चैनल। और एपोप्लास्ट यानी प्राइमरी सेल वॉल लेयर्स, मिडिल लैमेला पार्ट, ये जो नॉन लिविंग पार्ट है किसी भी कोशिका का, दैट इज नोन एज द एपोप्लास्ट ऑफ दैट सेल। जो प्राइमरी वॉल लेयर्स हैं ये मूल रूप से पॉलीसेक्राइड्स द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। ये एक्सटेंशंस जो हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो कोशिका दीर्घीकरण में सहायक हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न फिनोलिक एस्टर्स, ताकि पैथोजेंस आदि से कोशिका का अपना बचाव हो सके, विभिन्न मिनरल्स जो इससे कोवेलेंट बॉन्ड से या आयोनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कुछ एंजाइम्स विशिष्ट भित्तियों में, ये अपने प्रोटीन्स, फिर कुछ मात्रा में लिग्निन भी इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से these are the basic components that make up the primary wall. जो इसमें से मेजर पॉलीसेक्राइड्स हैं, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स ही मुख्य तत्व है जो कोशिका भित्ति प्राइमरी वॉल लेयर्स का निर्माण करता है। तो जो सेलुलोज, ये 1,4 लिंक्ड बीटा डी ग्लूकोज के रेजिड्यूज होते हैं। कुछ ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स जैसे हेमीसेलुलोज जो काफी कुछ सेलुलोज के सिमिलर हैं संरचना के हिसाब से, और इनकी बैकबोन बनी होती है 1,4 लिंक्ड बीटा डी
हेक्सोसिल रेजिड्यूज के द्वारा। मुख्य रूप से प्राइमरी वॉल लेयर्स में ज़ाइलोग्लूकैन इज द प्रीडोमिनेंट हेमीसेलुलोज। अन्य हेमीसेलुलोजेस हो सकते हैं ग्लूकोनोक्साइलैन, अराबिनोक्साइलैन, ग्लूकोमैनान, गैलेक्टोमैनान एक्सेट्रा। इनके अतिरिक्त इनको बांधे रखने का काम पेक्टिन द्वारा भी होता है। इट इज द पेक्टिन substances which provides impermeability to the primary wall layers. ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और इसमें 1,4 लिंक्ड अल्फा डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड की यूनिट्स की इकाई संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः 3 पेक्टिक पॉलीसेक्राइड्स पाए गए हैं आज तक। दे आर होमोगैलेक्टोयूरॉन्स, द रैमनोगैलेक्टोयूरॉन्स और कुछ अन्य सब्स्टिट्यूटेड गैलेक्टोयूरॉन्स। ये सभी तत्व या संगठक किस प्रकार से प्राइमरी वॉल लेयर्स में जुड़े रहते हैं, इसको समझाने के लिए समय समय पे विभिन्न मॉडल्स प्रतिपादित किए गए। पीटर एल्बरशीम ने 1973 में यह कहा कि जितने ये वॉल मैट्रिक्स पॉलीमर्स हैं, यानी ज़ाइलोग्लूकैन है, पेक्टिन्स हैं, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज की जो फाइब्रिल्स हैं, उनसे ये ज़ाइलोग्लूकैन्स नॉन कोवेलेंट लिंक्स द्वारा जुड़े रहते हैं और इस प्रकार से सेलुलोज हेमीसेलुलोज का एक नेटवर्क बन जाता है जो कोशिका भित्ति को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट टेंशन दैट इज जनरेटेड विद इन द सेल एंड इन द आउटर एटमॉस्फेयर। तो इस मॉडल को उन्होंने कहा कोवेलेंटली क्रॉस लिंक्ड मॉडल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट लिंकेजेस नहीं पाए गए, अतः यह मान्य नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त एक अन्य मॉडल है टीथर मॉडल। टीथर मॉडल कहता है कि जो ज़ाइलोग्लूकैन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा माइक्रोफाइब्रिल्स से, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जुड़े रहते हैं और इस सेलुलोज हेमीसेलुलोज का जो नेटवर्क बना उसके बीच में नॉन कोवेलेंट लिंक्स से डिफरेंट पेक्टिक सब्सटेंसेस एक मेशवर्क जैसा बनाते हैं, एक नेटवर्क जैसा निर्माण करते हैं। एक अन्य मत कहता है, जिसको हमने स्ट्रैटिफाइड लेयर मॉडल के रूप में हम जानते हैं, वो कहता है कि ये जो ज़ाइलोग्लूकैन मॉलिक्यूल है ये सेलुलोज से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही बंधित होते हैं, लेकिन जो पेक्टिन सब्सटेंसेस हैं दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क मेशवर्क, रादर ये विभिन्न संस्तरों के रूप में, स्ट्रेटा के रूप में इस सेलुलोज हेमीसेलुलोज फाइब्रिल्स के बीच में उपस्थित होते हैं। जो डिफ्यूज लेयर मॉडल है वो कहता है कि जो ज़ाइलोग्लूकैन यानी हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं वो सेलुलोज की सतह पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और उनमें आपस में डायरेक्टली कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। जो ज़ाइलोग्लूकैन है उसके आर पार विभिन्न थोड़े कम टाइटली बाउंड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और यह जितने सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है यह पेक्टिन की एक मैट्रिक्स है, एक संस्तर है, उसमें धसे रहते हैं, यानी इनमें they are present within the matrix. The cellulose microfibrils along with the hemicellulose microfibrils, they lie embedded in the matrix made of pectic substances.
अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है जो प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है, इसके क्या पर्टिकुलर फंक्शंस हैं? शुरू में हमने बात की थी ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल ऑन द होल, ब्रॉड फंक्शंस। बेसिकली जो प्राइमरी सेल वॉल है that is responsible for providing the structural and mechanical support to the cell, growing cell and the differentiated cell। वो बात अलग है कि सेकेंडरी वॉल लेयर्स इस मजबूती को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। प्राइमरी वॉल लेयर्स के कारण किसी कोशिका का क्या शेप होगा वह निर्धारित होता है। कोशिका के अंदर जो स्फीत दाब होता है, जो टर्गर प्रेशर होता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि कोशिका फट न जाए, यह वॉल लेयर्स वॉल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इस प्रकार से यह इंटरनल टर्गर प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। इसके बाद पादप का क्या फाइनल फॉर्म होगा, क्या आर्किटेक्चर होगा, यह भी प्राइमरी सेल वॉल द्वारा निर्धारित होता है। इनके माध्यम से विभिन्न पदार्थों का डिफ्यूजन होता है। दे प्रोवाइड द एपोप्लास्ट थ्रू विच दिस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। कुछ वॉल लेयर्स, पर्टिकुलरली सीड्स की, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। यह रक्षात्मक लेयर के रूप में कार्य करता है पैथोजेंस के प्रति। कोशिका में सहजता से डिहाइड्रेशन न हो जाए, डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कैसे कोशिका फेस करेगी, यह सब क्षमता प्राइमरी सेल वॉल प्रदान करती है। इन सेल वॉल लेयर्स में बायोलॉजिकली एक्टिव सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कोशिका का, पादप का रिस्पॉन्स निर्धारित करते हैं, जो एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं, वो भी होते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल इंटरैक्शन, क्योंकि यही एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सेपरेटेड जस्ट बाय द मिडल लैमेला रीजन। जो हम प्लांट डिराइव्ड फूड्स होते हैं, जो हमको रंग बिरंगे फल या सब्जियां नजर आते हैं, उसमें भी पादप की जो प्राथमिक भित्ति है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द वॉल कंपोजिशन एंड वॉल स्ट्रक्चर। कई प्लांट डिराइव्ड जो बेवरेजेस होती हैं, उनका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट वॉल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये वॉल पॉलीसेक्राइड्स विभिन्न हेवी मेटल्स से भी बाइंड हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को, कोलेस्ट्रॉल को, उसको रेगुलेट करते हैं व्हेन वी ingest it in the form of a food। जो वॉल पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये कमर्शियली इनका उपयोग किया जाता है गम्स, जेल्स, विभिन्न स्टेबलाइजर्स आदि के रूप में। तो यह जो प्राइमरी सेल वॉल है पादप जगत की, यह न सिर्फ पादप वर्ग के लिए बल्कि जीव जगत के लिए एक बहुत अपना अहम भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्तियों की। धन्यवाद।